हेलो बच्चों, कैसे हो? उम्मीद करता हूँ सब लोग ठीक होंगे। आज मैं आपके सामने 10वीं की क्लास मैथ के लिए लाया हूँ। सारे चैप्टर्स का वीडियो अपलोड मैं करता रहूँगा और यहाँ पूरा सिलेबस होगा मैथ का। जो 10वीं का पूरा सिलेबस होता है वो सारा कोर्स करवाऊँगा। एग्ज़ाम्पल सहित एनसीईआरटी बेस रहेगा। मेन किताब जो हमारी रहेगी वो एनसीईआरटी रहेगी, यानी मैं जो पढ़ाऊँगा बोर्ड पर वो एनसीईआरटी की किताब रहेगी। और जो मेन क्वेश्चंस होंगे वो मेन क्वेश्चंस जो अच्छे क्वेश्चन होंगे अलग अलग किताबों से, वो उनको भी मैं करवाऊँगा प्रैक्टिस के लिए। मेन फोकस मेरा होगा सिर्फ एनसीईआरटी ज़्यादा से ज़्यादा, क्योंकि हमारा सिलेबस जो पूरे भारत में चलता है, अलग अलग बोर्ड्स के अंदर चलता है, वो कौन है? यही है, एनसीईआरटी चलती है। एनसीईआरटी से ही एग्ज़ाम में क्वेश्चंस आते हैं। इसके अलावा कोई क्वेश्चन नहीं आता, कोई बाहर से कोई क्वेश्चन नहीं आता, सिर्फ डाटा चेंज होता है। जो क्वेश्चन का मोटिव होता है, क्वेश्चन जो टाइप होता है वो यही होता है। तो आज मैं आपको ये बताऊंगा पहले कि 10वीं क्लास के अंदर कौन कौन से मैथ में सिलेबस होता है उसके बारे में। उसके बाद मैं बताऊंगा कि जो कौन कौन से चैप्टर ज़्यादा इम्पोर्टेंट्स होते हैं एग्ज़ाम के लिए और कहाँ कहाँ से ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं, और लड़कों को कौन सा चैप्टर सबसे हार्ड लगता है। सबसे पहली बात, मैथ अधिकतर लोगों को लगता है कि बहुत ही हार्ड होता है, या कुछ बच्चों को ऐसा लगता है कि मैथ मेरे को ना समझ में नहीं आएगी, पल्ले नहीं पड़ेगी, या मैं कैसे पढ़ूँगा, भागते हैं। तो उन बंदों से पूछो कि अगर आपको मैथ समझ में नहीं आता तो क्यों नहीं आता, वजह क्या है आखिर। तो उनसे एक ही कंक्लूज़न निकलता है कि उनको मैथ की बेसिक नहीं आती। जिस इंसान को मैथ की बेसिक नहीं आती वो मैथ का 10वीं का मैथ, 12वीं का मैथ हो या फिर ग्रेजुएशन की मैथ हो, कभी नहीं समझ पाता। बेसिक मैथमेटिक्स कहने का मतलब ये हुआ कि जैसे कि उसको इक्वेशन सोल्व करने के लिए नहीं आता, एक एक्स का मान पुट करने के लिए नहीं आता, एक्स की वैल्यू निकालने के लिए नहीं आता, फ्रैक्शन करने के लिए नहीं आता, पावर के बारे में नहीं आता। अगर ये सब के बारे में नहीं आता वो क्वेश्चन को समझ ही नहीं पाएगा कभी भी। कोई भी मैथ हो, कहीं भी पढ़ता हो, कभी भी नहीं समझ में आएगा। मैं कोशिश करूँगा कि जो भी मैं पढ़ाऊँ एक अलग तरीके से, एक अलग वे में पढ़ाऊँ, एक नए तरीके से। ये नहीं कि सिर्फ मैंने एनसीईआरटी पढ़ाना लिख दिया एनसीईआरटी तो मैं बस 8.1 स्टार्ट कर दिया, 2.1 स्टार्ट किया, एक्सरसाइज स्टार्ट कर दिया, क्वेश्चन बनाना स्टार्ट कर दिया, बस हो गया। ऐसा नहीं, मेरे को नहीं सीखना, मेरे को सिखाना है। मैं ये चाहूँगा कि अगर आप बैठे हो, जो एकदम कमज़ोर स्टूडेंट होता है, आखिर में उसकी प्रॉब्लम क्या होती है, वो क्यों नहीं समझते, उस पर मैं चर्चा करूँगा। उसके लिए मैं बेसिक मैथमेटिक्स की सीरीज़ भी अलग से स्टार्ट करूँगा। और पूरे साल मैं, अभी 2023 चल रहा है, डेट 15 जनवरी है, इस नए साल से मैं 10वीं की पूरी किताब को हल करवाऊँगा, सोल्व करवाऊँगा अच्छी तरीके से और पढ़ाऊँगा। तो बिना देर किए हुए हम लोग अपने सिलेबस पे चलते हैं। सिलेबस के बारे में थोड़ा सा समझ लेते हैं, उसके बाद एक नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे हम लोग आज। तो हमारा सिलेबस है, सबसे पहला चैप्टर आता है वास्तविक संख्या, दूसरा आता है बहुपद, और तीसरा है दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म, और चौथा द्विघात समीकरण, पांचवा समांतर श्रेणी, और छठा त्रिभुज, या इसको इंग्लिश में बोलते हैं ट्रायंगल, निर्देशांक ज्यामिति, इंग्लिश में बोलते हैं इसको कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। आठवां चैप्टर जो सबसे इम्पोर्टेंट और लड़कों को सबसे जो भारी लगता है वो त्रिकोणमिति, यानी कि लड़के सब बोलते हैं इससे साइन थीटा क्या होता है, कोस थीटा क्या होता है, पता नहीं कहाँ से कैसे हो जाता है, कभी पल्ले नहीं पड़ता। तो इस बार मैं सबसे पहला चैप्टर यही पढ़ाऊँगा और अच्छी तरीके से पढ़ाऊँगा। ये सिर्फ यहाँ पे नहीं आता, जब हम लोग कॉम्पिटिशन एग्ज़ाम में फ़ाइट करते हैं या बैठते हैं तो उसमें भी यही आता है, क्योंकि कॉम्पिटिशन कोई आपका 12वीं या 10वीं का 12वीं का या ग्रेजुएशन का मैथ नहीं होता, 10वीं लेवल तक ही मैथ पूछी जाती है। अगर आपने 10वीं को ढंग से पढ़ा है तो आराम से क्लियर कर लोगे, नहीं पढ़ोगे तो नहीं बनेगा। देखो, त्रिकोणमिति का परिचय, यानी कि ट्राइगोमेट्री इसको कहा जाता है। 9वां चैप्टर है त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग, यानी कि इसको इंग्लिश में बोलते हैं हाइट एंड डिस्टेंस। 10वां चैप्टर यानी वृत्त, इसको इंग्लिश में बोलते हैं सर्कल। 11वां रचनाएं, इसको इंग्लिश में बोलते हैं कंस्ट्रक्शन। 12वां वृत्त से संबंधित क्षेत्रफल, यानी एरिया ऑफ सर्कल।
13वां पृष्ठीय क्षेत्रफल व आयतन। इन दोनों को अगर हम बोलें तो मेंस्ट्रुएशन के रूप में हम पढ़ते हैं कंपटीशन के अंदर भी, और 10वीं के अंदर हम लोग मेंस्ट्रुएशन के नाम से भी जानते हैं इसको। 14वां स्टैटिक्स यानी संख्या की। 15वां प्रायिकता, इसको इंग्लिश में बोलते हैं रियल नंबर, इसको पॉलिनोमियल, और इसको वेरिएबल ऑफ टू लीनियर इक्वेशन। अब हम लोग जो चैप्टर स्टार्ट करेंगे वो पहला होगा हाइट एंड डिस्टेंस, यानी कि मैं ये वाला पोर्शन नहीं करवा रहा अभी, मैं स्टार्ट करूँगा 8, क्योंकि अभी एग्ज़ाम होने वाले हैं लड़कों को, तो मैं चाहता हूँ कि जिसको नहीं आता त्रिकोणमिति वो पढ़ करके इसे क्वेश्चन बना पाए। ये वाला चैप्टर स्टार्ट करूँगा, उसके बाद ये वाला, फिर वृत्त के बारे में पढ़ेंगे, फिर मेंस्ट्रुएशन यानी 12वां 13वां पढ़ेंगे। उसके बाद हम लोग यहाँ से स्टार्ट करेंगे, सीरीज से कंटिन्यू करते जाएंगे जो भी बच गया वो। और ऐसा नहीं है कि मैं सिर्फ एक ही चैप्टर पढ़ाऊँगा, सारे चैप्टर के वीडियोस आपको मिलेंगे। तो अब हम लोग चलते हैं अपने पहले चैप्टर पर, त्रिकोणमिति वृत्त। ट्राइगोमेट्री के बारे में पढ़ेंगे, त्रिकोणमिति परिचय सबसे पहला चैप्टर हमारा होगा, और ध्यान से और तसल्ली से पढ़ना। और मैं कोशिश करूँगा, पहले मेरा पढ़ाने का कुछ अलग तरीके से होगा, पहले कॉन्सेप्ट, उसके बाद हम क्वेश्चन बनाएंगे, पहले प्रैक्टिस, पहले चीज़ों को समझना है, ठीक है ना। तो हमारा पहला चैप्टर होगा 8 नंबर वाला, चैप्टर नंबर 8, जिसका नाम है हिंदी में त्रिकोणमिति। इंग्लिश में इसको बोलते हैं ट्राइगोनोमेट्री। सबसे पहली बात आता है कि ट्राइगोनोमेट्री का मतलब क्या होता है, या त्रिकोणमिति का मतलब क्या होता है। तो प्यारे बच्चों, इसको ध्यान से समझेंगे। ये जो ट्राइगोनोमेट्री का जो शब्द बना है वो एक ग्रीक शब्द से बना है। ग्रीक शब्द जैसे कि ट्राई प्लस गोन प्लस मेट्रोन, इन तीनों शब्द से ट्रिगोमेट्री शब्द का निर्माण हुआ है। ट्राई का मतलब होता है 3, गोन का मतलब होता है भुजा, मेट्रोन का मतलब होता है मापन। यानी 3 भुजा का मापन। अब हम लोग ये सीखेंगे, ठीक है, त्रिकोणमिति हमने समझ लिया, शब्द यहाँ से कहाँ से बना है, ग्रीक शब्द से बना है। अब यहाँ पे आता है त्रिकोणमिति का मतलब क्या होता है। प्यारे बच्चों, एक चीज़ ध्यान रखना, जो भी चीज़ बनाओ आप नोट्स बना सकते हो साथ में, और अच्छी तरीके से उसको फेर बना करके वापस रिवीजन कर सकते हो, ठीक है। साथ साथ में आप नोट्स भी बना सकते हो। अब आता है त्रिकोणमिति का मतलब क्या होता है। स्टार बना के लिखना, त्रिकोणमिति। त्रिकोणमिति का मतलब होता है भुजा एवं कोणों में संबंध। कोण में संबंध, भुजा एवं कोण में संबंध, ये त्रिकोणमिति का मतलब है। अब त्रिकोणमिति, भुजा एवं कोण में संबंध, त्रिभुज के भुजा यानी कि त्रिभुज के अंदर 3 भुजा, ट्राइगोनमेट्री, 3 भुजा का मापन। अब 3 भुजा किसके अंदर होता है, त्रिभुज के अंदर होता है ना, त्रिभुज के अंदर होता है। जैसे मान लो ये त्रिभुज आपके पास है, ठीक है, 3 भुजा। त्रिभुज की परिभाषा, सिंपल सी परिभाषा क्या होती है, 3 भुजाओं से घिरी हुई बंद आकृति क्या कहलाती है, त्रिभुज कहलाती है, ठीक है ना। अब त्रिभुज कितने प्रकार के होते हैं, तो एक कोण के आधार पर अलग
3 प्रकार के होते हैं और भुजा के आधार पर 3 प्रकार के होते हैं। तो हम लोग पहले थोड़ा सा त्रिभुज के बारे में पढ़ लेते हैं। त्रिभुज, इसकी परिभाषा होगी 3 भुजाओं से घिरी बंद आकृति त्रिभुज कहलाती है। त्रिभुज कहलाती है, ठीक है ना। अगर बोलूँ त्रिभुज के प्रकार कितने प्रकार के, तो त्रिभुज के प्रकार जो होते हैं वो 2 प्रकार के होते हैं। त्रिभुज के प्रकार 2 आधार पर, कोण के आधार पर, दूसरा भुजा के आधार पर। मैं बोलूँ कोण के आधार पर कौन कौन से होते हैं और भुजा के आधार पर कौन कौन से होते हैं, तो कोण के आधार पर एक होता है समकोण, न्यून कोण, अधिक कोण। भुजा के आधार पर समभव, विषमभव और समद्विभव। 3 प्रकार, 3 यहाँ से 3 यहाँ से, 3 कोण के आधार पर और 3 भुजा के आधार पर। अब यहाँ पे आता है कोण किसे कहते हैं सर? कोण क्या होता है? कोण होता है 2 भुजाओं के बीच का झुकाव। यानी जिस प्रकार से अगर मान लो कि ये एक भुजा है, दूसरी भुजा है, इनके बीच का ये झुकाव जो होगा उसी को क्या बोलेंगे? कोण। यानी कि एक भुजा ऐसे, एक भुजा ऐसे, इनके बीच का झुकाव को हम क्या बोलते हैं? कोण कहते हैं। कोण को किससे दर्शाते हैं? तो एक सिंबल होता है जिसको बोलते हैं थीटा। क्या कहा जाता है? थीटा। यानी इसको हम बोलते हैं थीटा के नाम से जानते हैं। थीटा, थीटा के नाम से जानते हैं। तो हम लोग अब पढ़ेंगे कोण के आधार पर क्या है, भुजा के आधार पर क्या है। मैंने बताया अभी तक आपको बताया है कि त्रिकोणमिति यानी जो चैप्टर हम पढ़ रहे हैं पहले उसके बारे में ज्ञान ले रहे हैं, पता कर रहे हैं कि आखिर जो हम पढ़ रहे हैं वो आखिर में है क्या। ये नहीं कि बस रटना स्टार्ट कर दिया कि साइन ये है, कोस ये है, टेन ये है, ऐसा कुछ नहीं होगा, है ना। ऐसे पढ़ने से आपको समझ में भी नहीं आएगा आखिर हम पढ़ क्या रहे हैं और हम क्या सीख रहे हैं, पता नहीं चलता। तो ट्राइगोमेट्री यानी ट्राइगोनमेट्रॉन, इस ग्रीक शब्द, तीनों ग्रीक शब्द से मिलकर के त्रिकोणमिति यानी ट्राइगोमेट्री का शब्द का निर्माण हुआ है। ट्राई का मतलब होता है 3, गोन का मतलब होता है भुजा, मेट्रोन का होता है मापन, 3 भुजाओं का मापन। यानी कि त्रिकोणमिति किसे कहते हैं? त्रिभुज के भुजा एवं कोणों में संबंध। त्रिभुज के भुजा एवं त्रिभुज के भुजा एवं कोणों में संबंध। अब त्रिभुज किसे कहते हैं? 3 भुजाओं से घिरी बंद आकृति त्रिभुज कहलाती है। त्रिभुज कितने प्रकार के होते हैं सर जी? तो त्रिभुज जो है 2 प्रकार के होते हैं, एक कोण के आधार पर और दूसरा भुजा के आधार पर। कोण के आधार पर 3 प्रकार के, भुजा के आधार पर 3 प्रकार के। अब यहाँ पे सबसे आता है कि सर कोण क्या होता है? तो कोण जो होता है 2 भुजाओं के बीच का झुकाव क्या कहलाता है? थीटा कोण कहलाता है। और कोण को हम किससे दिखाते हैं? थीटा से दिखाते हैं, ठीक है। अब हम लोग पढ़ते हैं आगे। कोण के बारे में। कोण के आधार पर, कोण के आधार पर त्रिभुज के प्रकार। नंबर 1, अधिक कोण त्रिभुज। दूसरा, न्यून कोण त्रिभुज। तीसरा, समकोण त्रिभुज।
सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट होगा हमारा समकोण त्रिभुज होगा। पूरे चैप्टर के अंदर जो काम आने वाला है वो समकोण त्रिभुज ही काम आने वाला है। फिर है दूसरा, भुजा के आधार पर, भुजा के आधार पर त्रिभुज के प्रकार। पहला है समबाहु त्रिभुज, दूसरा है विषमबाहु त्रिभुज और तीसरा है समद्विबाहु समद्विबाहु त्रिभुज। अब अधिक कोण त्रिभुज किसे कहते हैं? त्रिभुज के अंदर, त्रिभुज की क्या होती है? 3 भुजाओं से घिरी हुई बंद आकृति त्रिभुज कहलाती है। और त्रिभुज के अंदर 3 ही कोण होते हैं, 3 कोण होते हैं और तीनों कोण का योग कितना होता है? 180 होता है। ठीक है, तो इसमें आपको बोला कि कोण के आधार पर, जैसे अधिक कोण त्रिभुज, तो त्रिभुज के अंदर तीनों कोण में से कोई एक कोण अगर 90 डिग्री से ज़्यादा होता है, एक कोण अगर 90 डिग्री से ज़्यादा हो जाए तो वो त्रिभुज क्या कहलाएगा? अधिक कोण त्रिभुज कहलाएगा। अगर त्रिभुज के तीनों कोणों में से कोई एक कोण या तीनों कोण 90 डिग्री से कम हो, यानी तीनों कोण अगर 90 डिग्री से कम है तो न्यून कोण त्रिभुज कहलाएगा। और अगर एक कोण 90 डिग्री का हो, एक कोण 90 डिग्री का हो तो क्या कहलाएगा? समकोण त्रिभुज कहलाएगा। अधिक कोण त्रिभुज यानी त्रिभुज के तीनों कोणों में से कोई एक कोण 90 डिग्री से ज़्यादा होना चाहिए। न्यून कोण त्रिभुज, तीनों कोण 90 डिग्री से कम होना चाहिए। समकोण त्रिभुज जिसमें त्रिभुज के तीनों कोणों में से कोई एक कोण 90 डिग्री का होना चाहिए, समकोण त्रिभुज कहलाएगा। समबाहु त्रिभुज ऐसा त्रिभुज जिसमें तीनों भुजाएं बराबर हो, समबाहु त्रिभुज कहलाएगा। विषमबाहु त्रिभुज जिसमें तीनों भुजाएं अलग अलग लंबाई की हो, विषमबाहु त्रिभुज कहलाएगी। तीसरा समद्विबाहु त्रिभुज ऐसा त्रिभुज जिसमें सिर्फ 2 भुजाएं समान हो, समद्विबाहु त्रिभुज कहलाएगा। ठीक है, उसके बाद अब हम लोग अपने मेन सिलेबस पे चलते हैं। ये सिर्फ बेसिक था जो ट्रिगोमेट्री को समझने के लिए मदद करेगा। अब हमारा पहला टॉपिक होगा त्रिकोणमिति का। त्रिकोणमिति का अनुपात, त्रिकोणमिति का अनुपात यानी कि भुजा और कोण में संबंध बताना है। त्रिकोणमिति का अनुपात कहने का मतलब कि अगर आप किसी त्रिभुज के कोण और भुजा में अगर संबंध बता देते हो तो उसी को हम क्या बोलते हैं? त्रिकोणमिति अनुपात कहते हैं। त्रिकोणमिति अनुपात जो होते हैं हमारे टोटल 6 हैं। कौन कौन से? तो एक है साइन, दूसरा है कोस, तीसरा है टेन, चौथा है कोसेक, पांचवा है सेक और छठा है कोट। अब इसमें क्या रिलेशन होता है कोण और भुजा के बीच में, तो इसको समझने के लिए हम लोग एक ट्रायंगल को पहले समझना होगा। ट्रायंगल क्या होता है, ट्रायंगल के अंदर कैसे समझेंगे, यानी त्रिभुज के अंदर कैसे समझेंगे। तो सबसे पहले एक त्रिभुज लो, समकोण त्रिभुज। मैंने आपको बोला भी था कि पूरे चैप्टर के अंदर समकोण त्रिभुज का ही ज़्यादा यूज़ होता है। समकोण त्रिभुज क्या होता है? जिसमें एक कोण 90 डिग्री का होता है। मान लो मैंने ये 90 डिग्री का बना दिया। इस त्रिभुज का नाम दो A
बी सी। समकोण त्रिभुज के अंदर अगर आप किसी भी साइड को आपने एंगल माना, ये मान लो एंगल है आपका कोई थीटा, तो याद रखना इसमें भुजा का अलग अलग नाम पड़ता है। थीटा के सामने वाली भुजा को हम बोलते हैं लंब, इंग्लिश में इसको बोलते हैं परपेंडिकुलर और हिंदी में लंब कहा जाता है। 90 डिग्री के सामने वाली भुजा को हमेशा हम क्या बोलते हैं, कर्ण कहते हैं, और जो बच जाए वो क्या होगा, आधार यानी कि बेस होगा। इसको वैसे कोई कोई अच से भी दिखाता है या अल से भी, जैसे कि लंब को पी भी बोलते हैं, अल भी बोलते हैं। तो मैं आपको एक ट्रिक से बताऊंगा, तो यहाँ अल ही लिख देता हूँ, आधार को मैं कैपिटल ए लिख देता हूँ, कर्ण को मैं कैपिटल के लिख देता हूँ। कोई कोई इसको परपेंडिकुलर बोलते हैं, बेस बोला जाता है। कर्ण को हाइपोटेनियस यानी अच से रिप्रेजेंट करते हैं, पी से रिप्रेजेंट करते हैं और बी से रिप्रेजेंट करते हैं। तो अपना अपना तरीका होता है रिप्रेजेंट करने का, ठीक है। अब मैंने आपको क्या बोला कि अगर कोई भी ट्रायंगल दे, समकोण त्रिभुज, और आपको ये पहचानना हो कि मुझे इसके अंदर आधार क्या होगा इस ट्रायंगल के अंदर और कर्ण क्या होगा, क्योंकि क्वेश्चन बनाने से पहले आपको ये पता होना चाहिए कि कर्ण, लंब और आधार मेरी कौन सी भुजा है ट्रायंगल के अंदर। अगर वो पता नहीं चलेगा तो आप क्वेश्चन नहीं बना सकते। और वो पता करने का सबसे आसान तरीका है कि जो आपको पहले आप 90 डिग्री वाले कोण को देखो और 90 डिग्री वाले कोण के सामने वाली जो भुजा होगी वो हमेशा क्या बनेगी, कर्ण बनेगी। अब मान लो अगर इसने एंगल ये दे दिया, एंगल इस एंगल के बारे में बोले, एंगल मान लो आप ए बी सी, कुछ भी एंगल का नाम हो सकता है, क्योंकि एंगल को सिर्फ थीटा से जनरली रिप्रेजेंट करते तो हैं। अब थीटा की जगह एक्स वाई ए बी कुछ भी आ सकता है, ठीक है ना। लेकिन 10वीं में आपका ज़्यादा करके कैपिटल ए यूज़ करता है और थीटा यूज़ करता है, ठीक। मान लो मैंने इस त्रिभुज का नाम दिया ए बी सी। अब इस त्रिभुज के अंदर ये सी एंगल मान लो ये थीटा दे रखा है, तो मैं बोलूँ इस ट्रायंगल के अंदर, इस ए बी सी के अंदर, अब बताओ कि आपका लंब कौन सा होगा। तो थीटा ये है, इस थीटा की बात हो रही है, तो इसके सामने वाली भुजा कौन है, ए बी, ये आपका क्या हो जाएगा, लंब हो जाएगा। और 90 डिग्री के सामने वाली भुजा तो हमेशा क्या होती है, कर्ण होती है। जो बच जाता है वो हमारा क्या होता है, आधार होता है। ये हमारा आधार है, ठीक। अब इसके मैं किसी भी डायग्राम दे दूँ, उल्टा करके कैसे भी दे दूँ, आप निकाल सकते हो। ये मान लो 90 डिग्री है। अब मैं इस एंगल के बारे में बोलूँ और मैं ट्रायंगल का नाम दूँ पी क्यू आर, और मैं बोलूँ कि बताओ इसमें लंब कौन सा होगा, तो थीटा ये रहा, इसके सामने वाली भुजा आपका क्या हो जाएगा, लंब हो जाएगी। और 90 डिग्री के सामने वाली भुजा क्या हो जाएगी, कर्ण हो जाएगा। जो बचा आपका आधार हो जाएगा। किसी भी तरीके से डायग्राम बनाओ, बस आपको 90 डिग्री वाला एंगल देखना होता है, उसके सामने वाली भुजा देखो। जो सामने वाली भुजा होगी 90 डिग्री के, वो कर्ण बनेगी यानी हाइपोटेनियस बनेगा। और जो एंगल होता है, एंगल के सामने वाली जो साइड होती है वो हमेशा लंब बनती है, और जो बच जाता है वो हमेशा आधार होगी। तो इन चीज़ों को आपको ध्यान में रखना है, ठीक। इसके बाद अगर आप लंब और कर्ण के बारे में अगर पता चल गया है, तो अब हम इस त्रिकोणमितीय अनुपात यानी कि साइड और कोण के बीच में संबंध अब निकालेंगे कि साइन में कौन सा संबंध होता है, कोस में कौन सा संबंध होता है, टेन में कौन सा संबंध होता है, कोसेक, सेक और कोट के अंदर। तो देखते हैं। सबसे पहला, अगर मान लो मैंने ये ट्रायंगल बोला कि यही हमारे पास ट्रायंगल है ए बी सी त्रिभुज के अंदर। इस त्रिभुज के अंदर मैं बोलूं कि साइन थीटा का मान क्या होगा, साइन थीटा का मान क्या होगा। तो साइन थीटा हमेशा याद रखना, फॉर्मूला होता है इसका, साइन थीटा होता है लंब बटा कर्ण। हिंदी में लिख देता हूँ मैं, लंब बटा कर्ण। इसको अगर मैं सिंबल में लिखूँ तो एल बटा के, लंब बटा कर्ण। तो कोई कोई अलग अलग टीचर या अलग अलग किताबों में
इस प्रकार से भी बोला जाता है। लंब को मैंने बोला था, लंब को हम P भी बोलते हैं और कर्ण को हम H भी बोलते हैं। तो P/H के रूप में भी याद कर सकते हो आप, या L/K भी याद कर लो, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। बस आपको इतना आना चाहिए कि हाँ लंब बटा कर्ण होता है, बस ये इससे मतलब कि हमारा मेन फोकस होता है कि ये आना चाहिए आपको, लंब बटा कर्ण होना चाहिए। अब उसको आप P से डिनोट कर रहे हो या H से डिनोट कर रहे हो, उससे कोई मतलब नहीं, ठीक। तो ये हुआ साइन थीटा जो होता है हमेशा लंब बटा कर्ण होता है। दूसरा मैं बोलूँ कोस थीटा क्या होगा, तो कोस थीटा जो होता है वो होता है आधार बटा कर्ण, आधार बटा कर्ण। आधार को हम A भी बोलते हैं और कर्ण को हम K बोल रहे हैं, तो K हो गया। तीसरा टेन थीटा, टेन थीटा होता है लंब बटा आधार, लंब को हम L बोलेंगे, आधार को A बोलेंगे। ये होता है आपका टेन थीटा। इसके बाद फोर नंबर कोसेक थीटा, कोसेक थीटा। मान लो इस एंगल के बारे में बात कर रहा हूँ मैं, ये एंगल अब मैंने सिर्फ लिया, मैं एंगल ये भी ले सकता है इसके, अगर ये वाला एंगल लूँगा तो इसके लिए मेरा लंब ये हो जाएगा और आधार ये हो जाएगा, कर्ण चेंज नहीं होगा। कर्ण तो हमारा अगर ये है तो सामने वाली भुजा हमेशा कर्ण ही बनने वाली है, ठीक है। तो कोसेक थीटा जो होता है वो होता है साइन का उल्टा, यानी कि कर्ण बटा लंब, यानी इसको अगर मैं बोलूँ तो K बटा L होगा 5। सेक थीटा बोलूँ तो वो होता है कोस का उल्टा, कोस होता है आधार बटा कर्ण, तो सेक होगा कर्ण बटा आधार, यानी K/A। 6 नंबर कोट थीटा, कोट थीटा जो होता है वो टेन थीटा का उल्टा होता है, यानी कि अगर लंब बटा आधार है टेन, तो आधार बटा लंब जो हो जाएगा वो आपका हो जाएगा कोट थीटा, यानी कि A/L। ये आपको 6 रेशियो यानी त्रिकोणमितीय अनुपात आपको याद करना है, क्योंकि 8.1 जो है आपका इन्हीं अनुपात से क्वेश्चन बनेगा, यानी ये ट्रायंगल वाला चीज़ और ये, अगर ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया तो 8.1 आराम से बन जाता है। मैं फिर से एक बार रिवीजन करवा रहा हूँ। त्रिकोणमितीय अनुपात 6 होते हैं हमारे टोटल, और इसको हम जब 11th या 12th में जब आते हैं तो इसी को हम त्रिकोणमितीय फलन कहा जाता है, या इंग्लिश में ट्राइगोमेट्री फंक्शन कहा जाता है, ठीक है। साइन, कोस, टेन, कोसेक, सेक और कोट, ये 6 आपके पास फलन है, या आप बोल सकते हो अनुपात हैं। जब आप साइन का अनुपात लिखते हो कि साइन थीटा क्या होता है, तो लंब बटा कर्ण होता है। कोस क्या होता है, आधार बटा कर्ण होता है। टेन क्या होता है, लंब बटा आधार। अगर ये 3 याद है तो ये 3 बाकी आराम से याद होगा, क्योंकि साइन जो होता है कोसेक का उल्टा होता है। लंब बटा कर्ण है तो ये कर्ण बटा लंब हो जाएगा। कोस थीटा आधार बटा कर्ण है तो कोस थीटा का उल्टा क्या होता है, सेक, यानी कर्ण बटा आधार हो जाएगा। टेन थीटा है लंब बटा आधार, तो उसका उल्टा हो जाएगा क्या, कोट थीटा, यानी आधार बटा लंब। इसी का अगर आपको ये पूरा याद नहीं होता तो एक ट्रिक भी होती है याद करने का, वो आपको ट्रिक भी मैं लिख देता हूँ यहाँ पे। ट्रिक है इसका, ट्रिक है इसका, साइन, कोस, टेन, एल ए एल, के के ए,
यानी लाल बटा कक्का। अगर आप साइन पढ़ रहे हो तो लंब बटा कर्ण होगा। कोस का अगर अनुपात निकालना है, कोस क्या होता है, किसके अनुपात में होता है, तो आधार बटा कर्ण, ये रेशो होता है। आधार क्या है, ये भुजा है, ये भी भुजा है, कर्ण भी आपकी भुजा होती है। और ये कोस जो एंगल होगा, अब थीटा भी हो सकता है, ए भी हो सकता है, जो एंगल होगा वो हम एंगल यूज़ करेंगे। टेन लंब बटा आधार होता है। अगर उल्टा इधर से पढ़ते हो तो उसके लिए होता है साइन का उल्टा, मैंने आपको बताया था कि कोसेक होता है, और कोस का उल्टा होता है सेक, और टेन का उल्टा होता है कोट। अगर इधर से बोलोगे कि कर्ण बटा लंब क्या होगा, तो आप बोलोगे कर्ण बटा लंब जो होगा कोसेक होगा। कर्ण बटा आधार क्या होगा, तो सेक होगा। आधार बटा लंब क्या होगा, कोट होगा। इधर से पढ़ोगे तो आपका ये याद हो जाएगा। ये आपका ट्रिक है, इससे आपका क्वेश्चन बन जाएगा। ये कुछ आपके बेसिक्स थे। अब हम लोग कुछ क्वेश्चन को प्रैक्टिस करेंगे कि क्वेश्चन किस प्रकार से आता है, और अनुपात निकालने के लिए सीखेंगे कि अनुपात कैसे निकालते हैं अगर आपको कुछ रेशो दिया होता है। जैसे मान लो अगर मैंने एक ट्रायंगल के अंदर तीनों साइड दे दिया, मान लो ये 3 है, ये 4 है और ये 5, और मैं ये बोल दूं कि ये 90 डिग्री है और ये एंगल है कुछ थीटा, और ट्रायंगल का नाम मैंने दे दिया ABC। तो मैं अगर बोलूं कि बताओ टेन थीटा का मान कितना होगा, यानी ये एंगल है, तो आपको याद होना चाहिए कि मैंने आपको क्या बताया, लंब कर्ण और आधार। पहले भुजा पहचानो। भुजा कैसे पहचानेंगे, तो 90 डिग्री वाला एंगल कौन सा है, ये वाला। इसके सामने वाली भुजा जो होगी वो आपकी क्या हो जाएगी, कर्ण, यानी कर्ण हमारी कितनी दे रखी, AC जो लंबाई हो कितनी है, 5 है। और एंगल के सामने वाली भुजा जो होती है वो लंब होती है, यानी कि लंब हमारी कितनी दे रखी है, 3 सेंटीमीटर, जो 3 मीटर जो भी आपको दे रखा होगा। तो ये हमारा हो जाएगा लंब। 90 डिग्री के सामने वाली भुजा हो जाएगी कर्ण, और जो बच गया वो आधार। तो अगर आपको ट्रायंगल को देख करके ये पहचानने के लिए आता है कि इसके अंदर कौन सा लंब होगा, कौन सा कर्ण होगा और कौन सा आधार होगा, तो आप ट्रिगोमेट्री के जितने भी त्रिकोणमितीय अनुपात हैं वो सब का मान निकाल सकते हैं। क्योंकि आप अधिकतर लड़कों को तो यही निकालने के लिए नहीं आता, ये पहचानने के लिए भी नहीं आता। अब क्वेश्चन कैसे कैसे अराइज होगा, तो मान लो अगर आपको ये साइड और ये साइड दे देगा और ये साइड नहीं देगा, ये साइड निकालने के लिए आपके पास तरीका होता है। क्योंकि समकोण त्रिभुज के अंदर तीनों भुजाओं में एक रिलेशन होता है जिसको बोलते हैं पाइथागोरस प्रमेय या पाइथागोरस थ्योरम, जिसके द्वारा हम समकोण त्रिभुज में एक संबंध निकाल सकते हैं, है ना, एक रिलेशन निकाल सकते हैं। अगर 2 साइड पता होती, तीसरी साइड हम पाइथागोरस प्रमेय से निकाल सकते हैं। अभी मैं आपको चर्चा करूंगा कि पाइथागोरस प्रमेय होता कैसे है और उसको हम कैसे लागू करते हैं, ठीक है। अभी मैं फिलहाल आपको बताना ये चाह रहा हूँ कि मान लो अगर आपको तीनों साइड दिया हो और आपको सिर्फ बोले कि टेन थीटा का मान निकालो। टेन थीटा होता क्या है, टेन थीटा का मान कितना होगा, तो टेन थीटा यानी ये एंगल है, आपको निकालना है टेन थीटा। तो टेन थीटा का फॉर्मूला यानी अनुपात होता क्या है, भुजा में क्या रेशियो होता है, तो टेन थीटा होता है लंब बटा आधार। अभी मैंने बताया था लाल बटा कक्का, ये होता है साइन, ये कोस, ये टेन। टेन हो गया मतलब लंब बटा आधार, यानी कि लंब हमारा क्या है 3, आधार कितना है 4, तो हमारा हो जाएगा 3/4। टेन थीटा का मान कितना हो जाएगा 3/4। इसी प्रकार अगर मैं बोलूं कि साइन थीटा का मान बताओ, तो साइन थीटा होता क्या है, साइन थीटा होता है लंब बटा कर्ण। तो लंब कितना है 3, कर्ण कितना है 5, यानी कि 3/5। अब साइड का नाम भी लिख सकते हैं ऐसे, जैसे BC है ना, AB AC, यानी BC हमारा कितना है 3, AC हमारा कितना है 5 और AB हमारा कितना है 4। इस प्रकार से तो अगर मैं बोलूं कि कोस थीटा मान निकालो, तो आप
पहले साइड यानी कि जो साइड का नाम है इंग्लिश में, वो इंग्लिश में नाम लिख दो, उसके बाद उसका वैल्यू पुट कर दो। जैसे मान लो कोस थीटा होता है आधार बटा कर्ण। क्या होता है? आधार बटा कर्ण। आधार क्या है? ए बी। कर्ण क्या है आपका? ए सी। ठीक है ना। अब ए बी का मान क्या होता है? तो कोस थीटा, यानी ए बी का मान आपके पास क्या है? तो ए बी का मान है 4 और ए सी का मान कितना है आपका? 5, यानी कि आपका हो गया ये कोस थीटा 4/5, इस प्रकार से। ठीक है। इस प्रकार से हम किसी भी अनुपात को निकाल सकते हैं। अगर आपको ट्रायंगल के अंदर तीनों साइड का वैल्यू पता चल जाए या तीनों साइड का जो डिस्टेंस है अगर आपको पता चल जाए, तो आप किसी भी अनुपात को निकाल सकते हो। टेन, साइन, कोस, सेक। जैसे मान लो आपके मन में आए सेक का निकालें सर, सेक का क्या होगा? तो सेक होता क्या है? सेक जो होता है कोस का उल्टा, यानी कि कोस यानी कर्ण बटा आधार। तो कर्ण क्या है? कर्ण आपका है 5, आधार क्या है? 4। तो देखो कोस का 4/5 आया, सेक का क्या हुआ? 5/4, उल्टा आ गया। यानी कोस और सेक आपस में क्या होते हैं? उल्टे होते हैं। अगर मैं बोलूँ साइन का आपने निकाला, इसी प्रकार अगर कोसेक को निकालने के लिए बोलूँ, कोसेक निकालो, कोसेक थीटा क्या होगा? तो कोसेक थीटा होता है, फॉर्मूला क्या होता है पहले देखो, अगर अनुपात आपको पता है तो अनुपात में होता है कर्ण बटा लंब। कर्ण क्या है? 5, कर्ण बटा लंब 5 है, लंब कितना है? 3 है। तो देखो साइन का मान आपका आया था 3/5, कोसेक का मान आया 5/3। यानी कहने का मतलब आपको अगर त्रिकोणमितीय अनुपात में साइन, कोस और टेन तीनों का अनुपात अगर याद है तो बाकी 3 का याद करने की जरूरत नहीं पड़ता, जस्ट उसका उल्टा कर देते हो तो आपका आंसर आ जाता है। ठीक है। अब हम लोग देखेंगे कि सर अगर मान लो एग्जाम में जो क्वेश्चन आएंगे वो सिर्फ आपको किसी भी ट्रायंगल यानी ट्रायंगल के अंदर, समकोण त्रिभुज के अंदर सिर्फ 2 भुजा का मान दिया होगा, तीसरी भुजा आपको फाइंड करनी पड़ेगी, आपको निकालना पड़ेगा। वो निकालने का तरीका कहाँ से है? तो पाइथागोरस प्रमेय होता है, उसी से हम लोग फाइंड करेंगे। कैसे? तो थोड़ा सा उसके बारे में देख लेते हैं और उसके बाद फिर ये इतना ही बेसिक है, इससे आपका 8.1 कंप्लीट पूरी तरीके से और अच्छी तरीके से बनेगा और आपको समझ में भी आएगा कि 8.1 कैसे बनाना है। तो एक लास्ट टॉपिक है जो इसका बेसिक है, वो है पाइथागोरस प्रमेय। आप नोट्स बना सकते हो, साथ में मैंने पहले भी बोला है पाइथागोरस प्रमेय। ये बार बार यूज़ होगा, इसीलिए मैं आपको पहले बता रहा हूँ। सबसे पहली बात आता है कि पाइथागोरस प्रमेय सर लगाते कहाँ हैं? तो पाइथागोरस प्रमेय है समकोण त्रिभुज पर लागू होता है। समकोण त्रिभुज, बाकी कोई त्रिभुज पे लागू नहीं होता, सिर्फ समकोण त्रिभुज पे ही लागू होता है। तो समकोण त्रिभुज यानी अगर इसको लागू करोगे, यह सिर्फ समकोण त्रिभुज पर ही लागू होता है, बाकी किसी त्रिभुज पर लागू नहीं होता। अब कैसे? जैसे मान लो आपके पास समकोण त्रिभुज है, ये समकोण त्रिभुज है, इसका एंगल एक समकोण त्रिभुज की परिभाषा क्या थी कि समकोण त्रिभुज वह होता है जिसमें एक कोण 90 डिग्री का होना चाहिए। ये आपका 90 डिग्री या सिंबल होता है 90 डिग्री का, आप लिख सकते हो 90 डिग्री भी, है ना। नाम दे दिया मैंने, मान लो PQR या ABC, कुछ भी नाम दे दो इसका, ABC, यानी B हमारा जो B कोण बन रहा है वो क्या है? 90 डिग्री का है B पर। मान लो ये आपके पास कुछ एंगल है, ये थीटा, तो थीटा के सामने वाली भुजा क्या हो जाएगी? लंब हो जाएगी, और 90 डिग्री के सामने वाली भुजा क्या हो जाएगी? कर्ण हो जाएगी, जो बचा वो आधार। तो पाइथागोरस थ्योरम क्या बोलता है कि जो कर्ण होता है ना, वो लंब और आधार का स्क्वायर, इसका स्क्वायर करके जोड़ करके इसका वर्ग कर दो तो आता है। या फिर आप ऐसे बोलो कि पाइथागोरस प्रमेय बोलता है कि कर्ण का स्क्वायर बराबर होता है लंब का स्क्वायर प्लस में आधार का स्क्वायर। ये एक रिलेशन होता है। यानी अगर
इन तीनों भुजाओं में अगर संबंध बोले तो कर्ण जो होती है सबसे लंबी भुजा होती है, सबसे बड़ी भुजा होती है, और ये बाकी दो छोटी होती है। तो कर्ण का स्क्वायर जो होता है समकोण त्रिभुज के अंदर, कर्ण का स्क्वायर जो होता है वो लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर कर दो तो आपका होगा। अब कर्ण को हम क्या बोलेंगे, कर्ण को कभी कभी आप के भी लिख सकते हो, यानी के का स्क्वायर बराबर में एल का स्क्वायर प्लस में ए का स्क्वायर, ऐसे भी लिख सकते हो। अगर मैं बोलूँ सिर्फ कर्ण निकालो, कर्ण का मान निकालो, तो कर्ण का मान निकालोगे तो स्क्वायर है, तो इस स्क्वायर को जब हटाते हैं तो रूट लगता है, ये रूट लग गया। सबको पता होगा कि जब स्क्वायर हटाते हैं तो रूट लगता है, और ये आधार का स्क्वायर, ठीक है। यानी मैंने आपको यही बोला था शुरू में कि अगर आपको कर्ण निकालना है, पाइथागोरस फॉर्मूला क्या बोलता है, अगर कर्ण निकालना है तो इसका स्क्वायर और इसका स्क्वायर आपस में जोड़ो और उस पर रूट लगा दो तो कर्ण निकल जाता है। अगर इसी में से आपको बोलूं कि लंब निकालो, तो लंब अगर निकालना हो तो लंब का स्क्वायर जो होगा वो बड़ी वाली यानी कर्ण के स्क्वायर में से आधार के स्क्वायर को घटा दो, यानी इसी से ही आपका फॉर्मूला ये वाला भी बनेगा। अगर ये निकालना है तो ये प्लस का उधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा। इस प्रकार से आपका ये हो गया कर्ण का स्क्वायर बराबर में लंब का स्क्वायर बराबर में कर्ण का स्क्वायर माइनस आधार का स्क्वायर, यानी अगर लंब निकालोगे तो स्क्वायर हटेगा, रूट लग जाएगा, यानी फॉर्मूला आपका एक और आ जाएगा। यानी लंब बराबर में होगा अंडर रूट कर्ण का स्क्वायर माइनस में आधार का स्क्वायर, ये आपका एक फॉर्मूला बना। इसी प्रकार आपको कर्ण को छोड़ के कर्ण जब निकालते हो तब आपका लंब और आधार के स्क्वायर में आपका बीच में प्लस आएगा, और अगर लंब निकालते हो तो कर्ण के स्क्वायर में से जो आपकी साइड है जो बचती है आधार का स्क्वायर को घटा दो। अगर इसी प्रकार मैं बोलूँ आधार को निकालो तो आप क्या बोलोगे कि कर्ण के स्क्वायर में माइनस कर देंगे लंब के स्क्वायर को, अपने आप निकल जाएगा। ये तीन है मेन फॉर्मूला। एक फॉर्मूला याद करो, बाकी सारे फॉर्मूले अपने आप याद हो जाएंगे कि भाई पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है, तो कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर होता है। इसी से हमारा फॉर्मूला बन जाएगा और सारा का सारा क्वेश्चन बनेगा। आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, इतना ही बेसिक है आपका, और इसके अलावा इससे जितने भी क्वेश्चन बनेंगे वो इन्हीं बेसिक से बनेंगे। मैंने आपको जो भी पढ़ाया वो वापस एक बार रिवीजन करवा देता हूँ। मैंने आपको बताया कि मेरा पहला चैप्टर था त्रिकोणमिति, और मैंने कहाँ से स्टार्ट किया, तो इस चैप्टर का नाम जो है त्रिकोणमिति। कहाँ से पढ़ा, तो मैंने आपको बताया इस त्रिकोणमिति का जो नाम पढ़ा है या ट्राइगोमेट्री का जो नाम आया है वो ग्रीक शब्द से आया हुआ है। ग्रीक भाषा है होती है जो यूनान में, यूरोप वगैरह में चलती है। ट्राइगोमेट्री में जो आपका ग्रीक शब्द यूज़ हुआ या ट्रिगोमेट्री जो शब्द बना है वो ट्राई प्लस गोन प्लस मेट्रोन से बना हुआ है। ट्राई का मतलब होता है तीन, गोन का मतलब होता है भुजा, और मेट्रोन का मतलब होता है मापन, यानी तीन भुजाओं का मापन। इस प्रकार से आप कह सकते हो। अगर मैं बोलूँ हिंदी में त्रिकोणमिति का मतलब क्या होता है, त्रिभुज के तीन भुजा और कोणों में संबंध को हम क्या बोलते हैं, त्रिकोणमिति कहा जाता है। फिर उसके बाद मैंने आपको बताया कि त्रिभुज कितने प्रकार के होते हैं। त्रिभुज दो प्रकार के होते हैं, कोण के आधार पर, भुजा के आधार पर। कोण के आधार पर तीन प्रकार के और भुजा के आधार पर भी तीन प्रकार के। कोण के आधार पर कौन कौन से, तो अधिक कोण, न्यून कोण और समकोण त्रिभुज। पूरे चैप्टर में जो काम आएगा वो समकोण त्रिभुज ही काम आता है। अब अधिक कोण बोलूँ तो तीनों त्रिभुज में तीन कोण होते हैं, तीनों कोण में से एक कोण अगर 90 डिग्री से ज़्यादा है तो अधिक कोण त्रिभुज कहलाएगा। तीनों कोण अगर 90 डिग्री से कम है तो न्यून कोण त्रिभुज कहलाएगा। और अगर तीनों कोणों में से कोई एक कोण अगर 90 डिग्री का बन जाता है तो वो समकोण त्रिभुज कहलाता है। भुजा के आधार पर त्रिभुज जो है समबाहु त्रिभुज है, विषमबाहु त्रिभुज और समद्विबाहु त्रिभुज। समबाहु त्रिभुज किसे कहते हैं, तो ऐसा त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाएं आपस में बराबर हो, समबाहु त्रिभुज। विषमबाहु त्रिभुज ऐसा त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाएं अलग अलग हो, अलग अलग डिस्टेंस की हो, अलग अलग दूरी की हो, विषमबाहु त्रिभुज कहलाएगी। और समद्विबाहु त्रिभुज ऐसा त्रिभुज जिसकी दो भुजाएं बराबर हो, समद्विबाहु त्रिभुज कहलाएगा। ठीक है,
उसके बाद मैंने आपको बताया त्रिकोणमितीय अनुपात क्या होता है। त्रिकोणमितीय अनुपात जो है आपका जनरली 6 हैं, साइन, कोस, टेन, कोसेक, सेक और कोट 6 होते हैं। यानी कि अगर मैं बोलूँ त्रिकोणमितीय अनुपात का अर्थ क्या है, तो कोण और भुजा में हम एक संबंध बताएंगे, यानी भुजाओं का जो अनुपात होता है उसी अनुपात को हम साइन, कोस और सेक के अंदर हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं। अब हम लोग इसमें ट्रायंगल कौन सा यूज़ करेंगे, तो मैंने आपको बताया था समकोण त्रिभुज। जैसे मैंने आपको यहाँ पे लिखा ये समकोण त्रिभुज, तो समकोण त्रिभुज के अंदर भुजाओं का अलग अलग नाम पड़ता है कोण के आधार पर, यानी कोण से हम पहचान जाते हैं कि उस भुजा को क्या बोलेंगे और इस भुजा को हम क्या बोलेंगे। जैसे कि अगर थीटा के सामने वाले भुजा है तो हम बोलेंगे लंब कहा जाएगा, और 90 डिग्री के सामने वाली भुजा हमेशा क्या होती है, कर्ण होती है, जो बच जाता है वो आधार होता है। फिर मैंने आपको साइन थीटा, कोस थीटा और टेन थीटा में संबंध बताया। मैंने ये भी बताया कि साइन थीटा का उल्टा कोसेक थीटा होता है, कोस का उल्टा सेक होता है और कोट का उल्टा टेन होता है, टेन का उल्टा कोट होता है। फिर मैंने बताया कि समकोण त्रिभुज में अगर 2 भुजा आपको पता हो तो तीसरी भुजा हम किस नियम से या किस प्रमेय द्वारा निकालते हैं, तो वो है पाइथागोरस प्रमेय। यानी जब भी मैं अगर बोलूं या जब भी हमारे क्वेश्चन के अंदर 2 भुजा त्रिभुज की, समकोण त्रिभुज की 2 भुजा आपको पता हो और आपको ज़रूरत पड़े कि तीसरी भुजा निकालनी है, तो हम पाइथागोरस प्रमेय यूज़ करेंगे। तो सबसे पहला बात आता है कि पाइथागोरस प्रमेय लागू होगा कहाँ, तो पाइथागोरस प्रमेय लागू होता है समकोण त्रिभुज के लिए। अब जैसे मान लो तो पाइथागोरस प्रमेय है क्या, तो कर्ण का स्क्वायर बराबर में लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। मैं बोलूँ कर्ण निकालो तो स्क्वायर को हटा देते हो, यानी रूट लग जाता है, लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। इसी प्रकार अगर मैं कर्ण के अलावा लंब निकालने के लिए बोलूँ तो लंब क्या होता है, कर्ण का स्क्वायर माइनस आधार का स्क्वायर अंडर रूट, और आधार अगर निकालने बोलूँगा तो वही कर्ण के स्क्वायर में से लंब का स्क्वायर को घटा दूँ। तो इन दोनों फॉर्मूला में देखो कॉमन क्या चीज़ है, कर्ण के स्क्वायर में से आधार को घटाया, कर्ण के स्क्वायर में से लंब को घटाया। इस चीज़ का ध्यान रखना। इसके बाद जो भी मैं वीडियो अपलोड करूँगा वो आपका होगा एक्सरसाइज, यानी मैं 10वीं की जो मैथ स्टार्ट किया है इसके अंदर मैं एग्जाम्पल और एक्सरसाइज सारा क्वेश्चन सोल्व करूँगा। यानी कि बीच बीच में मैं कुछ भी क्वेश्चन उठा के दे दिया, कुछ भी मैंने अलग से क्वेश्चन करवा दिया, ऐसा नहीं। पहले मैं एनसीईआरटी सोल्व करवाऊंगा, उसके बाद अगर मेरे को लगेगा प्रैक्टिस के लिए अच्छे अच्छे क्वेश्चन अलग अलग किताबों से मैं ढूंढ करके आपको वो भी अपलोड करवा दूँ। थैंक यू, अपना ध्यान रखिएगा।